आज की कहानी बहुत खौफनाक और डरावनी होने वाली है, क्योंकि आज के वाकये में हम सुनेंगे कि कैसे एक पिज्जा डिलीवरी राइडर को रात की तारीकी में खौफनाक मखलूक और काला जादू करने वाले लोगों का सामना करना पड़ा। ये कहानी हमें इस्लामाबाद से इमरान ने भेजी है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम इमरान है और मैं इस्लामाबाद में एक मशहूर इंटरनेशनल पिज्जा फ्रैंचाइज के साथ बतौर डिलीवरी राइडर काम करता हूँ। मुझे ये काम करते हुए पिछले 8 महीने हो चुके हैं। वैसे तो ये जॉब देखने में सिंपल लगती है, लेकिन हकीकत में ये काफी थका देने वाला और कभी-कभी अजीब तजर्बात से भरा काम है। मेरी ड्यूटी का वक्त शाम 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक होता है। इन 8 महीनों में मैंने हर तरह के हालात और लोगों का सामना किया है। कभी ट्रैफिक पुलिस के नाकों पर खवारी, कभी सख्त धूप और कभी तेज बारिश में भीगते हुए डिलीवरी देना। कस्टमर्स भी हर तरह के मिलते हैं, कुछ इंतहाई बदतमीज जो डिलीवरी लेट होने पर जलील करते हैं, और कुछ बहुत नर्म मिजाज जो पानी का पूछते हैं और अच्छी टिप भी देते हैं। मैंने शराब के नशे में धुत लोगों को भी डील किया है और लड़ाई झगड़े वाले कपल्स को भी। यानी मैं ये कह सकता हूं कि मैं इस शहर की रात की रंगीनियों और संगीनियों दोनों से वाकिफ हूं। लेकिन आज जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मेरे आज तक के तमाम तजर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ और रूह को कंपा देने वाला है, क्योंकि इस बार मेरा वास्ता किसी बदतमीज कस्टमर या किसी चोर उचक्के से नहीं था, बल्कि किसी ऐसी चीज से था जिसका ताल्लुक शायद इंसानी दुनिया से था ही नहीं। ये वाकया सर्दियों के दिनों का है। इस्लामाबाद की सर्दी वैसे भी हड्डियों में घुस जाने वाली होती है। दिसंबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। हस्बे मामूल में शाम 6 बजे अपनी ब्रांच पर पहुंचा और काम शुरू कर दिया। ऑर्डर्स की तादाद ठीक थी, ना बहुत ज्यादा रश था और ना ही बिल्कुल फारिग वक्त। रात के 12 बज चुके थे और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। आसमान पर बादल सुबह से ही मंडला रहे थे और फिर अचानक हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश की वजह से सड़क पर ट्रैफिक ना होने के बराबर रह गई थी और ठंडक ने माहौल को मजीद सुनसान कर दिया था। मैं स्टोर के अंदर हीटर के पास खड़ा अगले ऑर्डर का इंतजार कर रहा था कि तभी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आया। मैनेजर ने आवाज लगाई, इमरान, ये ऑर्डर रेडी होने वाला है, लोकेशन थोड़ी दूर की है, संभल कर जाना। मैंने रिसीट देखी। लोकेशन इस्लामाबाद के अंदरूनी इलाके की थी। ये कोई नया सेक्टर डेवलप हो रहा था या शायद कोई पुराना गांव नुमा इलाका था जो अब शहर का हिस्सा बन चुका था। मैं पहले कभी उस स्पेसिफिक गली में नहीं गया था। मैंने अपना रेनकोट पहना, हेलमेट का शीशा साफ किया और गरम पिज्जा बैग में रखकर बाइक स्टार्ट की। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के थपेड़ों ने इस्तकबाल किया। बारिश अभी तेज नहीं थी, लेकिन सड़क गीली होने की वजह से बाइक स्लिप होने का खदशा रहता है, इसलिए मैं मुनासिब रफ्तार में मेन रोड पर चलने लगा। इस्लामाबाद की रोड्स पर रात को लाइट्स तो होती हैं, लेकिन जब आप मेन सेक्टर से हटकर थोड़ा आउटस्कर्ट्स की तरफ जाएं तो अंधेरा बढ़ने लगता है। तकरीबन 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मैं मेन रोड से उतरकर उस लिंक रोड पर आ गया जो मैप के मुताबिक मुझे मंजिल तक लेकर जाती थी। यहां से माहौल बदलना शुरू हुआ। स्ट्रीट लाइट्स गायब हो गईं और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और झाड़ियां शुरू हो गईं। गूगल मैप मुझे एक ऐसी जगह ले आया जहां आगे रास्ता बंद नजर आ रहा था। मैप कह रहा था कि टर्न लेफ्ट, लेकिन हकीकत में वहां कोई प्रॉपर गली नहीं थी, बस कच्ची जमीन और घास फूस थी। मैं वहां रुका और अपनी बाइक की हेडलाइट हाई बीम पर की ताकि आगे कुछ दिखाई दे सके, लेकिन सिवाय धुंध और अंधेरे के कुछ नजर नहीं आया। मुझे कंफ्यूजन हुई कि कहीं मैं गलत टर्न तो नहीं ले आया। मैंने सोचा कस्टमर को कॉल करके कंफर्म कर लेता हूं। मैंने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर बारिश के कतरे गिर रहे थे, जिन्हें साफ करते हुए मैंने नंबर मिलाया। फोन की बेल जा रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। ट्रिंग ट्रिंग की आवाज उस सुनसान जंगल में मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दिल में ख्याल आया कि शायद कस्टमर बिजी होगा या फोन साइलेंट पर होगा। वापस जाने का ऑप्शन तो था नहीं, क्योंकि अगर ऑर्डर वापस ले जाता तो मैनेजर की डांट अलग पड़ती और पैसे कटने का डर अलग था। एक डिलीवरी राइडर के लिए हर ऑर्डर की डिलीवरी जरूरी होती है। मैंने सोचा थोड़ा आगे पीछे होकर देखता हूं, शायद कोई और रास्ता हो जो मैप अपडेट नहीं कर पा रहा। मैं बाइक को वापस घुमाया और थोड़ा आगे गया तो मुझे झाड़ियों के दरमियान एक छोटी सी गली नजर आई जो पक्की नहीं थी, लेकिन बाइक गुजर सकती थी। जैसे ही मैं उस गली के पास पहुंचा, मैप ने फौरन लोकेशन रीराउट कर दी और अब वही गली सही रास्ता दिखाने लगी। ये अजीब बात थी, पहले मैप वहां कोई रास्ता शो नहीं कर रहा था और अब अचानक उसने रास्ता पकड़ लिया था। खैर, मैं उस गली में दाखिल हो गया। ये गली इंतहाई सुनसान और खौफनाक थी।
यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बाइक की हेडलाइट जितनी दूर तक जा रही थी वहां तक सिर्फ वीरानी थी। रोड के दोनों तरफ खाली प्लॉट्स थे जिनमें बड़ी बड़ी झाड़ियां और सरकंडे उगे थे। कुछ जगहों पर पुराने और घने दरख्त थे जिनकी शाखें सड़क के ऊपर एक छतरी की तरह झुकी हुई थीं, जिससे अंधेरा और गहरा हो गया था। कहीं कहीं कोई पुरानी दुकान या बिल्डिंग का ढांचा नजर आता जो बरसों से बंद पड़ा हो। ऐसा लग रहा था कि यहाँ सालों से कोई आबाद नहीं हुआ। शहर के शोर शराबे से दूर यहाँ सिर्फ बारिश के गिरने की आवाज थी और मेरी बाइक का शोर। लोकेशन अभी भी तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर थी। मैं बाइक आहिस्ता चला रहा था क्योंकि रास्ता खराब था। अभी मैं थोड़ा ही अंदर गया था कि मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। पहले तो लगा कि शायद हवा की वजह से वहम हुआ है, लेकिन फिर मुझे वाज़ेह तौर पर आवाज आई। ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी बाइक के साथ साथ भाग रहा है। थप थप थप। यह आवाज किसी इंसान के भागने की नहीं लग रही थी, बल्कि ये कदम बहुत भारी थे, जैसे कोई बहुत भारी भरकम जानवर या कोई वजनी चीज मेरे साथ साथ दौड़ रही हो। मैंने साइड मिरर में देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। मेरी दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। इंसान का इंस्टिंक्ट उसे बता देता है कि कुछ गलत है। मैंने गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देखा। झाड़ियां हिल रही थीं, लेकिन कोई वजूद नजर नहीं आ रहा था। डर के मारे मेरे हाथ ठंडे पड़ने लगे। मैंने सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता होगा, लेकिन कुत्ते के भागने की आवाज ऐसी नहीं होती। ये आवाज धड़ धड़ जैसी थी, जैसे जमीन पर जोर जोर से पांव मारे जा रहे हों। अजीब बात यह थी कि बाइक की स्पीड 40-50 थी और वो चीज बराबर उसी स्पीड पर मेरे साथ भाग रही थी बिना थके। मेरे जहन में तरह तरह के ख्यालात आने लगे। बचपन की सुनी हुई कहानियां याद आने लगीं कि वीरानों में चुड़ैलें या जिन्नात होते हैं। मैंने फौरन अपने दिल को मजबूत किया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। मेरा मकसद बस ये था कि किसी तरह जल्दी से जल्दी इस मनहूस जगह से निकल जाऊं और कस्टमर को पिज्जा देकर वापस मेन रोड पर भाग जाऊं। अभी मैं ये सोच ही रहा था और विर्द कर रहा था कि अचानक मेरी बाइक के बिल्कुल आगे कुछ हुआ। बाइक की हेडलाइट की रोशनी में मुझे एक लंबा और घना साया नजर आया जो बिजली की तेजी से सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ भाग कर गया। वो इतनी तेजी से गुजरा कि मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया, बस एक काला धब्बा सा महसूस हुआ जो इंसान के कद से बड़ा लग रहा था। मेरा रिएक्शन रिफ्लेक्स वाला था। मैंने घबराहट में फौरन दोनों ब्रेक्स लगा दिए। बाइक गीली सड़क पर थोड़ा फिसली और रुक गई। मेरी सांसें फूल चुकी थीं। हेलमेट के अंदर मुझे अपना पसीना माथे पर बहता हुआ महसूस हो रहा था, हालांकि बाहर शदीद ठंड थी। मैं वहां सुनसान गली में अकेला खड़ा था। बाइक स्टार्ट थी और हेडलाइट उस झाड़ियों पर पड़ रही थी जहां वो साया गायब हुआ था। एक पल के लिए मेरे दिमाग ने कहा, इमरान वापस घूम और भाग जा, भाड़ में गई जॉब, भाड़ में गई डिलीवरी। लेकिन दूसरे ही पल हकीकत सामने आ गई। अगर ऑर्डर डिलीवर ना किया और वापस गया तो झूठ बोलना पड़ेगा, और अगर पकड़ा गया तो 8 महीने की मेहनत और जॉब खत्म। गरीब आदमी के लिए भूख का डर भूत के डर से ज्यादा बड़ा होता है। मैंने एक गहरी सांस ली, बिस्मिल्लाह पढ़ी और खुद को तसल्ली दी कि शायद कोई जानवर ही होगा, वह मत पाल। मैंने बाइक दोबारा गियर में डाली और सोचा कि अब रुकूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, फुल स्पीड में जाऊंगा। मैं दोबारा चल पड़ा, बाइक की स्पीड बढ़ा दी। अभी थोड़ा आगे गया था कि मैप ने इंडिकेट किया कि मुझे दाएं राइट मुड़ना है। जैसे ही मैं उस गली में मुड़ा मेरे होश उड़ गए। वो गली तो सड़क थी ही नहीं, वो एक कच्ची मिट्टी वाली गली थी जो बारिश की वजह से मुकम्मल कीचड़ और दलदल बन चुकी थी। यहां बाइक को तेज चलाना नामुमकिन था। मजबूरन मुझे स्पीड बिल्कुल स्लो करनी पड़ी ताकि बाइक स्लिप होकर गिर ना जाए और पिज्जा खराब ना हो जाए। इस नई गली का मंजर पिछली वाली से भी ज्यादा भयानक था। गली के दोनों तरफ अंडर कंस्ट्रक्शन यानी तामीराती घर थे। वो अधूरे बने हुए घर जिनकी दीवारें तो खड़ी थी लेकिन प्लास्टर नहीं हुआ था, और खिड़की दरवाजों की जगह सिर्फ खाली सुराख थे। अंधेरे में वो खाली सुराख ऐसी आंखों की तरह लग रहे थे जो मुझे घूर रही हों। उन सूने घरों के अंदर का घुप अंधेरा देखकर दिल में खौफ की लहरें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि हर खिड़की, हर दरवाजे के पीछे कोई खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने गौर किया कि जब से मैं इस कच्ची गली में मुड़ा हूं, वो भागने की भारी आवाज आना बंद हो गई है। बिल्कुल खामोशी छा गई थी। सिर्फ बाइक के इंजन की आवाज और टायरों के कीचड़ में चलने की आवाज थी। लेकिन ये खामोशी उस शोर से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। इसे तूफान से पहले की खामोशी कहते हैं, यह मुझे उस वक्त समझ आया। मैं उस कीचड़ वाली गली के दरमियान में था, मुश्किल से बाइक का बैलेंस संभाल रहा था कि अचानक ची, मेरे दाएं तरफ वाले अधूरे घर से एक जोरदार चीख की आवाज आई। वो चीख किसी इंसान की लगती थी, लेकिन उसमें जो दर्द और तकलीफ थी वो बयान से बाहर थी। ऐसा लगा जैसे किसी को ज़बाह किया जा रहा हो। मेरे रोंगटे सिर्फ खड़े नहीं हुए बल्कि जिस्म सुन्न हो गया। मैं इतना डर गया कि बाइक का हैंडल मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा।
मैंने फौरन ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। लेकिन जैसे ही मैंने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की, वो चीख जो पहले एक थी अचानक बदल गई। वो एक चीख मुख्तलिफ आवाजों में तकसीम हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि वहां एक नहीं बल्कि बहुत सारी औरतें और बच्चे मिलकर चीख रहे हैं और रो रहे हैं। उनकी चीखों में गुस्सा और तकलीफ दोनों शामिल थे। वो आवाजें हवा में गूंज रही थी। कभी लगता था दाएं से आ रही हैं, कभी लगता था बाएं से, और कभी लगता था कि वो मेरे सर के बिल्कुल ऊपर मंडला रही हैं। मेरी हालत गैर हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद करके सिर्फ रास्ता देखने के लिए थोड़ी सी खोली और जोर जोर से 4 कुल और आयतुल कुर्सी का विर्द जारी रखा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबोर था और बारिश मेरे कोट पर बरस रही थी, लेकिन मुझे अपनी धड़कन के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो चीखें बढ़ती जा रही थीं, जैसे वो चीजें मेरे कुरान पढ़ने से तकलीफ महसूस कर रही हों और गुस्से में आ रही हों। मेरे जहन में एक पल के लिए ख्याल आया कि बाइक घुमाऊं और भाग जाऊं, जहां से आया हूं वापस वहीं चला जाऊं। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि वापस जाने का मतलब है उसी रास्ते से गुजरना जहां से वो भयानक साया गुजरा था और जहां वो कदमों की भारी आवाज मेरे पीछे आ रही थी। वापस जाने का रास्ता अब आगे जाने से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। दूसरी वजह मेरी मजबूरी थी। अगर ऑर्डर कैंसिल करता या वापस ले जाता तो मैनेजर के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो जाता। सैलरी कट होने का डर गरीब आदमी के लिए भूत प्रेत के डर से कहीं ज्यादा हकीकी होता है। मैंने सोचा कि शायद आगे कस्टमर मिल जाए तो इंसानी मदद मिल जाएगी। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूंगा कि मुझे मेन रोड तक छोड़ने आ जाए या कोई दूसरा रास्ता बता दे। मैंने या अल्लाह रहम कहा और बाइक को डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ाया। दिल अभी भी हलक में अटका हुआ था और जुबान पर लगातार आयतुल कुर्सी जारी थी। मैं उम्मीद कर रहा था कि जल्द अज जल्द वो घर आ जाए। अभी मैं थोड़ा ही आगे गया था कि वो चीखों की आवाजें जो मेरे दिमाग को फाड़ रही थीं अचानक बंद हो गईं। ये खामोशी इतनी अचानक थी कि मुझे लगा जैसे किसी ने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। पहले शोर से डर लग रहा था, अब इस खामोशी से वहशत हो रही थी। बारिश भी रुक चुकी थी, लेकिन ठंडक पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। इस शदीद सर्दी और ठंडी हवा के बावजूद मेरे माथे और पीठ पर खौफ के मारे पसीने छूट रहे थे। जैकेट के अंदर मेरी शर्ट पसीने से चिपक रही थी। मैं बाइक चलाता रहा। हर लम्हा यही लगता था कि अभी कोई चीज अंधेरे से निकलकर मेरे ऊपर छलांग लगा देगी। तकरीबन 2 मिनट की मजीद ड्राइव के बाद मुझे आगे कुछ रोशनी नजर आई। मैप ने अनाउंस किया, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। मेरे सामने एक इंतहाई पुराना और खस्ता हाल घर था। ये वो लोकेशन थी। ये घर उन अंडर कंस्ट्रक्शन घरों जैसा नहीं था, बल्कि ये बहुत पुराना लग रहा था, जैसे 70 या 80 की दहाई का बना हो और मुद्दत से मरम्मत ना की गई हो। घर की दीवारें जगह जगह से काली हो चुकी थीं और प्लास्टर गिर चुका था। गेट लोहे का था, लेकिन उस पर जंग की तह जमी हुई थी। गेट के ऊपर जो बल्ब लगा था वो ऑफ था या शायद खराब था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था सिवाय एक कमरे के। घर के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरे की खिड़की से मध्यम सी पीली रोशनी यानी येलो लाइट बाहर आ रही थी। मैंने गेट पर लिखा हुआ हाउस नंबर चेक किया, वो वही था जो रिसीट पर लिखा था। मैंने बाइक स्टैंड पर लगाई और पिज्जा पैक निकालकर गेट के पास गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डोरबेल का बटन दबाया। ट्रिंग। बेल की आवाज अंदर गूंजी, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मैंने कुछ सेकंड इंतजार किया। सन्नाटा इतना था कि मुझे अपनी सांस की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने दोबारा बेल बजाई, फिर भी कोई जवाब नहीं। मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था कि अंदर लोग मौजूद हैं, लेकिन वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहे। मैंने सोचा कस्टमर को कॉल करता हूं। मैंने मोबाइल निकाला और नंबर डायल किया। 2 बेल जाने के बाद फोन पिक कर लिया गया। हेलो सर, मैं पिज्जा डिलीवरी लेकर बाहर खड़ा हूं। मैंने कोशिश की कि आवाज नॉर्मल लगे। दूसरी तरफ से एक भारी और अजीब सी आवाज आई। वो आवाज किसी नॉर्मल इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक गहराई और सख्ती थी। अंदर आ जाओ, गेट खुला है। बस इतना कहकर उस शख्स ने कॉल काट दी। ना कोई ठीक है ना आ रहा हूं, बस हुक्म दिया कि अंदर आ जाओ। उसका लहजा इतना रूखा और अजीब था कि मैं दंग रह गया। कोई कस्टमर डिलीवरी बॉय को ऐसे घर के अंदर नहीं बुलाता। आमतौर पर वो गेट पर आते हैं, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मुझे बस डिलीवरी देनी थी और भागना था। मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया। गेट चरा की आवाज के साथ खुल गया, जैसे सालों से ग्रीस ना किया गया हो। मैं डरते डरते अंदर दाखिल हुआ। घर का सहन घास और झाड़ियों से भरा हुआ था। देखभाल ना होने की वजह से वो जंगल का मंजर पेश कर रहा था। वो पाथवे जो गेट से घर के दरवाजे तक जाता था, उस पर चलते हुए मुझे अजीब सी स्मेल आना शुरू हो गई। ये स्मेल किसी मरे हुए जानवर की थी या कचड़े की? नहीं, ये स्मेल कुछ और थी।
जैसे जैसे मैं उस रोशनी वाले कमरे के करीब पहुंचा, वो स्मेल तेज होती गई। ये जले हुए गोश्त की स्मेल थी, एक इंतहाई मकरूह और दिल खराब करने वाली बदबू। मेरा दिल चाहा कि मैं नाक बंद कर लूं। मैं मेन डोर तक पहुंचा ही था कि वहां साइड वाले कमरे का दरवाजा खुला, जहां से रोशनी आ रही थी। वहां चौखट पर एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र कोई 40-45 साल के करीब होगी। उसका रंग बहुत सांवला था और उसने एक मैला सा कुर्ता शलवार पहना हुआ था। उसकी आंखें सुर्ख थीं, जैसे वो कई रातों से सोया ना हो। उसने मुझे घूर कर देखा। उसने मुझे हाथ के इशारे से करीब बुलाया। मैं ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ा। जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचा तो वो जला हुआ गोश्त की स्मेल इतनी शदीद हो गई कि मुझे लगा मैं उल्टी कर दूंगा। वो स्मेल इसी कमरे से आ रही थी। मेरी नजर उस आदमी के पीछे कमरे के अंदर गई। जो मंजर मैंने देखा वो देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। कमरे के दरमियान में जमीन पर दो बुजुर्ग बैठे हुए थे, एक बहुत ही बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत। उनके बाल बिखरे हुए थे और लिबास इंतहाई पुराना और अजीब था। उन दोनों के दरमियान मिट्टी का एक बड़ा सा हांडी नुमा बर्तन रखा हुआ था, जिसके नीचे शायद कोयला या कोई चीज सुलग रही थी, क्योंकि उसमें से धुआं निकल रहा था। उस बर्तन के अंदर, या अल्लाह, उस बर्तन के अंदर गोश्त के टुकड़े और हड्डियां नजर आ रही थी। वो गोश्त नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसमें से खून और अजीब सी सियाह रंगत झलक रही थी। वो दोनों बुजुर्ग उस बर्तन की तरफ झुके हुए थे और मुसलसल कुछ पढ़ रहे थे। उनके होंठ तेजी से हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। वो कुछ पढ़ते और फिर उस गोश्त पर फूंक मारते। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे, जो शायद कोयले या खून से बनाए गए थे। वहां का माहौल इतना बोझल और मनहूस था कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल था। मैं पत्थर का बुत बना ये सब देख रहा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी उस दरवाजे पर खड़े आदमी ने मुझे झिंझोड़ दिया। किधर देख रहे हो? उसकी आवाज में गुस्सा और वार्निंग थी। उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और मेरे हाथ में थमाए। ये लो पैसे और जाओ यहां से। वापस मुड़कर मत देखना, ये तुम्हारे काम की जगह नहीं है। अगर ज्यादा देर रुके तो अपना नुकसान उठाओगे। उसकी बात में डर कम और यकीन ज्यादा था। मैंने कांपती हाथों से पैसे पकड़े। पिज्जा बॉक्स उसने मुझसे तकरीबन छीन लिया और दरवाजे की साइड पर रख दिया। मैंने एक लम्हा जाया किए बगैर वापस पलटा। मेरी टांगे साथ नहीं दे रही थी, लेकिन खौफ ने मुझे ताकत दी। मैं तेज कदमों से चलता हुआ गेट तक आया और गेट से बाहर निकलते ही अपनी बाइक की तरफ लपका। बाइक स्टार्ट करते हुए मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी मुश्किल से लगी। मैंने बाइक स्टार्ट की और उस मनहूस गली से निकलने के लिए रेस दी। उस वक्त मेरे दिमाग में हजारों सवाल और खौफनाक ख्यालात घूम रहे थे। वो लोग कौन थे? वो बुजुर्ग क्या कर रहे थे? वो गोश्त किसका था? क्या वो किसी जानवर का था या किसी इंसान का? इस ख्याल ने मेरे जिस्म में करंट दौड़ा दिया। वो बदबू इतनी जहरीली थी कि मेरे दिमाग को अभी तक चक्कर आ रहे थे। वो स्मेल ऐसी थी जैसे आपको नींद या घसी तारी हो रही हो। मुझे यकीन था कि वो कोई नॉर्मल कुकिंग नहीं थी। वो कोई काला जादू या सिफली इल्म का अमल हो रहा था। वापसी पर मैंने सोचा कि मैं उस कच्ची गली और जंगल वाले रास्ते से हरगिज नहीं जाऊंगा। मैंने मैप को गौर से देखा और जूम आउट किया। मुझे नजर आया कि अगर मैं थोड़ा आगे जाकर घूम कर जाऊं तो एक दूसरा रास्ता है जो लंबा जरूर है, लेकिन वो एक आबाद कॉलोनी से होता हुआ मेन रोड पर निकलता है। मैंने फौरन वो लंबा रास्ता इख्तियार किया। जब मैं उस कॉलोनी की स्ट्रीट लाइट्स और पक्की सड़क पर पहुंचा, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। मैं पूरे रास्ते इस्तगफार पढ़ता रहा। मैं बार बार शीशे में देखता रहा कि कहीं वो साया या वो भारी कदमों की आवाज मेरा पीछे तो नहीं कर रही। लेकिन शुक्र है कि वापसी के सफर में कोई अनहोनी नहीं हुई। जब मैं वापस रेस्टोरेंट पहुंचा तो मैनेजर ने पूछा, इमरान इतनी देर कहाँ लगा दी, सब खैरियत है? मैंने उसे बस इतना कहा, सर बाइक में थोड़ा मसला हो गया था। मैं उसे सच नहीं बता सकता था। वो शायद मेरा मजाक उड़ाता या मुझे पागल समझता। मैंने चुपचाप हिसाब दिया और एक कोने में बैठकर पानी पिया। मेरे हाथ अभी तक कांप रहे थे। आज भी जब मैं उस वाकये के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग कोई बहुत बड़ा और खतरनाक काला जादू कर रहे थे। वो लोकेशन, वो सुनसान इलाके का चुनाव और वो अजीबोगरीब खानदान, सब कुछ प्लान किया हुआ था। और मुझे ये भी शक है कि जो मुझे आते वक्त भागने की आवाजें और चीखें सुनाई दे रही थी, वो उन्हीं के जादू के जोर से पैदा की गई शैतानी जिन्नात या बदरवाहें थीं, जो उस इलाके की पहरेदारी कर रही थी। जब मैंने आयतल कुर्सी और कुरान पढ़ना शुरू किया तो वो चीखें बदल गईं, क्योंकि अल्लाह के कलाम की ताकत से उन्हें तकलीफ हो रही थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वहां से जिंदा और सही सलामत वापस आ गया। उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि मैं कभी भी उस इलाके का ऑर्डर लेकर नहीं जाऊंगा, चाहे नौकरी छोड़नी पड़ जाए। कुछ पैसों की खातिर अपनी जान और ईमान को खतरे में नहीं डाल सकता। इस्लामाबाद की वो रात और वो जला हुआ गोश्त की बदबू मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करिएगा
ताकि आपको न्यू आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे।